जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% आने चाहिए तो आप एलिजिबल हो नीट के लिए। एंड व्हाट इज दिस 50%? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल 10th एंड 12th स्टूडेंट जो कि पास हो गए हैं। आप अपने करियर की तरफ एक स्टेप अपना बढ़ा चुके हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने जितना सोचा था उतने नंबर नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 10th में हो 12th में जाओगे 10th का नंबर कोई नहीं पूछेगा, और अगर 12th में हो तो फिर आगे कुछ करोगे नीट जेई यूपीएससी कुछ भी, तो 12th का नंबर कोई पूछने नहीं जा रहा है। तो अल्टीमेटली पास होना मैटर करता है और आज आप पास हो चुके हो। सो गाइस हमने लेकर के पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हो मेरे पास कितने कमेंट्स आए हुए हैं रिगार्डिंग कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा नीट के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है बात करने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि कितने मिनिमम नंबर पे वो नीट में अपीयर हो सकते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम थर्ड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल शिवांगी मेडिको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 26 के लिए व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, सो बी रेडी। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके कितने नंबर आने चाहिए, 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट लोगे तो नीट दे पाओगे, बहुत ईजी है। एंड एज लिमिट क्या होना चाहिए। बट इसमें से जो सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ना, वो है मार्क्स के कितने नंबर आएंगे तो आप एलिजिबल हो नीट 26 के लिए। ठीक है, तो सबसे सिंपल हम लोग सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। अगर आपको नीट देना है तो क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड इन तीनों के अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज इंग्लिश। ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 सब्जेक्ट से आप 12th कर रहे हो तो यू आर एलिजिबल। दिस इज वन क्राइटेरिया। ओके, नाउ कम टू द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में 2 चीजें आएंगी, या तो आप 12th पास हो, ठीक है, 12th पास, जो कि आज आप हो गए हो, सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स व्हाई मैंने बोला था। एंड सेकेंड, या फिर आप अपियरिंग में हो, यानी कि अभी आप करेंटली 12th में हो। किसी भी सिनेरियो में अप्लाई करते हो, लाइक आपने 12th कर लिया है या फिर अभी आप 12th कर रहे हो, तो भी आप एलिजिबल हो। चलो अपने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं एंड दैट इज मार्क्स क्या होना चाहिए। ठीक है, 12th में कितने नंबर आने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, एंड एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो दिस 2 थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कितने नंबर आएंगे तो मैं एलिजिबल हूँ नीट देने के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर नीट। ये फर्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है ये क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट है, दैट इज कि आप 12th पास होने चाहिए या फिर आप 12th अपियरिंग होने चाहिए। ओके, एंड आपका सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड इसके साथ आप एक और चीज इंक्लूड कर लो एंड दैट इज कि इंग्लिश। इंग्लिश भी आपको लेना इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज आपके कितने परसेंटेज आने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% आने चाहिए तो आप एलिजिबल हो नीट के लिए। एंड व्हाट इज दिस 50%? मैम यही लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये 50% है क्या। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। तो ये जो 50% मार्क्स है वो ये है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों को मिला करके आपके कितने नंबर होने चाहिए? आई मीन कितने परसेंटेज होने चाहिए? 50%। तीनों को मिला करके अगर आपके 50% नंबर बन रहे हैं देन, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर नीट। ओके, सो ये 50% उसका मतलब होता है। इंडिविजुअल जितने भी नंबर आपके हैं, ठीक है, इंडिविजुअल तो सब में पास होना ही, इंडिविजुअल पास होने का अलग क्राइटेरिया होता है। तो ये ध्यान से समझो क्योंकि यहीं पे चीजें लोगों को समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ, ये इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, ये जो 50% है वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों का मिला करके 50% है। आप इंडिविजुअल कितना आपके फिजिक्स में आ रहे हैं, कितना केमिस्ट्री में आ रहे हैं, कितना बायो में आ रहे हैं, डजेंट मैटर। आप इंडिविजुअली तीनों में तो पास होने ही चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन आप तीनों का नंबर मिला करके मिनिमम आपके कितने परसेंटेज बनने चाहिए? 50%। तो आई होप आज से आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये 50% वाली चीज क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल आप तीनों में पास हो और तीनों का मिला करके आपका कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग नीट। ओके, आई होप आप समझ गए कि ये 50% का मतलब क्या हुआ।
तो अब हम चलते हैं ओबीसी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 40% आपके मिनिमम परसेंटेज रहने चाहिए। अगेन सेम चीज़ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों को मिला करके आपका मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, 40%। इंडिविजुअल कितने आए हैं डजेंट मैटर, लेकिन इंडिविजुअल आपको पास होना ज़रूरी, इंडिविजुअली पास होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तभी तो फिर टोटल वो होगा। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसका भी सेम है, ओबीसी के था 40%, ठीक है। और अगर जनरल पीडब्ल्यूडी, अगर आप एक जनरल हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, तो आपके मिनिमम 45% आने चाहिए। बट आप सिर्फ जनरल हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी नहीं है, तो आपका परसेंटेज मिनिमम 50% होना चाहिए। तो ये पूरा था कि आपके कितने नंबर आने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है। एंड आई होप आप समझ रहे हो कि जनरल 50% का मतलब क्या होता है, ओबीसी एससी एसटी 40% का मतलब क्या हुआ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट क्या होता है, बहुत लोग को नहीं पता होता, ये बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है, किस तरीके से होता है मैं बता दूं, एंड आई एम वन ऑफ देम, ठीक है। मुझे पता था कि 17 ईयर मिनिमम एज होता है, कि आप 17 साल के हो गए तो आपको देना होगा, ठीक है। लेकिन 17 साल कब से 17 साल, कब तक 17 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेरी तरह आपके साथ भी ऐसा ना हो और आपका भी 1 ईयर वेस्ट ना चला जाए, ठीक है। मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 ईयर्स। अब ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसको ध्यान से देखना, एज ऑन 31 और ये दिसंबर कब है, जिस टाइम पे आप नीट देने वाले हो, ठीक है। और यही चीजें लोगों को समझ में नहीं आती कि 31 कब। तो जैसे कि आप सपोज सपोज क्या 26 में, लाइक जिनको भी नीट देनी है, तो जो लोग 26 में नीट देने वाले हैं, तो 26 के 31 तक में आपका एज कितना होना चाहिए, 17 ईयर होने चाहिए। तो अगर आप नीट 26 दे रहे हो और नीट 26 के दिसंबर तक में आपका 17 साल कंप्लीट हो जा रहा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग नीट 2026। ओके, तो ऐसा नहीं कि 26 में देना है तो 25 के 17 तक में आपको 17 ईयर का कंप्लीट होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एकदम ध्यान से समझ लो कि 17 साल का जो मिनिमम एज लिमिट है वो ये है कि आप अगर 26 में देने जा रहे हो, जिस भी ईयर आप नीट देने जा रहे हो, 26 में देने जा रहे हो, तो 26 के 31 दिसंबर तक में आपका एज 17 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, देन यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग नीट। तो दिस आर द क्राइटेरिया, आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे जो डिफिकल्ट रहता है ना, वो यही रहता है कि जो 50 और 40% क्या चीज़ है। तो आई होप आप समझ गए हो कि 50% का मतलब क्या है, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिला करके आपके 50% आने चाहिए। ओबीसी एसटी एससी हो तो आपके 40% आने चाहिए, और अगर जनरल पीडब्ल्यू हो तो 45% आने चाहिए। तीनों को कंबाइंड मिला करके तीनों का टोटल, और एक्चुअली तो पास होने ही चाहिए, ठीक है। सो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, एंड आपका मार्क्स कितना होना चाहिए कैटेगरीज वाइज, ठीक है, और कितना एज लिमिट होना चाहिए, और कितने आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एंड दैट इज 12th पास्ट और 12th अपियरिंग। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनका भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि ये 50, 40, 45% क्या है, और व्हाट इज द एज लिमिट, और कितने साल तक में एज लिमिट 17 हमारा कंप्लीट होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गई, दैट इज कि अपर एज लिमिट कुछ नहीं होता, ठीक है। अपर एज लिमिट अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ये आपका लोअर एज लिमिट है, दिस इज द लोअर एज लिमिट, दैट इज 17 एज ऑन 31 दिसंबर ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, जिसमें कि आप अपना नीट का पेपर देने वाले हो। सो गाइस, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके जाएं, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट रह गया है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय गाइस।